हेलो एवरीवन। तो मैं आज शुरू करूंगा जुडिशरी सेक्शन जो है पॉलिटी का उससे। ठीक है, पूरा पूरा जुडिशरी सेक्शन रिवाइज करेंगे। उसका जो सबसे जो लास्ट सेक्शन है जो ज़्यादातर भूलता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वाला, इससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, वो सेक्शन पूरा पूरा रिवाइज करूंगा। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तो पता ही है ना कि जो हाई कोर्ट के जो नीचे आते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके आर्टिकल सबसे पहले मैं किससे याद करता हूँ, मैं इसे तो याद करता हूँ आर्टिकल, कंपोजिशन, फिर अपॉइंटमेंट कौन सा होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है उनका। आर्टिकल मैंने ध्यान रखे तो ये कितना हो गया, 233 से लेकर के 237 तक, पार्ट 6 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कंपोजिशन में मुझे ये तो पता है कि उनके जजेस के बारे में नहीं बताना है, बट ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है इन द डिस्ट्रिक्ट में। फिर अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट करता है। दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर ही करेगा। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के केस में क्या हो जाए, कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट है, कंसल्टेशन विद स्टेट पीसीएस एंड हाई कोर्ट, ये जो है अदर जजेस केस में हो जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि नॉट इन सर्विस ऑफ सेंटर और स्टेट के, सेंटर और स्टेट के सर्विस में नहीं होना चाहिए। शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर ऑफ फॉर 7 years, 7 साल तक के लिए। ये तो फिर ये एडवोकेट रहा हो, ये तो फिर प्लीडर रहा हो। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट, ये जो है उसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा रिकमेंड मतलब रिकमेंडेड भी होना चाहिए। और एक और भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, देखो उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन देखो कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है उसमें डिस्ट्रिक्ट जज टर्म में क्या नहीं इंक्लूड होता है। इसमें ये था कि चीफ प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट, सेशन जज, चीफ जज फॉर ऑफ अ स्मॉल स्मॉल कॉज कोर्ट। ठीक है, ये चीज थी इसमें, इसका आंसर तो ये टर्मिनल जजेस है, ट्रिब्यूनल जजेस सॉरी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है चीफ प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट। अभी मैं उसमें पढ़ूंगा जब स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आता है तो ठीक है, उसमें जब सिविल होता है, एक सिविल केसेस होते हैं और एक होता है क्रिमिनल केसेस। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बार उसे कर ले क्या, एक बार ठीक है, चलो पहले एक बार स्ट्रक्चर वाला वही वाला कर लेते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो हवाई हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के नीचे जो है ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। हाई डिस्ट्रिक्ट जज हमारा तब कहलाता है जब वो सिविल केसेस होते हैं। ज्यादातर मैं कंफ्यूज होता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज कराएगा शायद मेरे ख्याल से जब क्रिमिनल केसेस होंगे, लेकिन नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज तभी कहलाएगा जब वो सिविल केसेस होंगे, सेशन जज तब कहलाएगा जब वो क्रिमिनल केसेस होंगे। ठीक है, फिर इनको डिवाइड कर देते हैं हम लोग दो पार्ट में। डिवाइड क्या करते हैं, मतलब वही डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्रिमिनल साइड पे ज्यादा देखोगे तो मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट लिखा होगा मजिस्ट्रेट। क्रिमिनल साइड पे हमेशा मजिस्ट्रेट होता है, जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, ये दोनों होते हैं, जिससे कि इस पे कौन से केसेस आते हैं, क्रिमिनल के। ऐसे केसेस, ऐसे क्रिमिनल केसेस आएंगे जिनमें 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। वैसे वैसे केसेस आएंगे इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिसमें 7 साल तक की सजा सुनाई सकती है, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आएंगे। ठीक है, सिविल साइड में क्या होता है, मुंसिफ होते हैं और सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज तुम्हें पता चल गई ना, मुंसिफ के दो केसेस जिसमें स्मॉल, थोड़ा बहुत पैसे का मामला हो, और इसमें जो है ज्यादा पैसे का मामला हो, वो जो है सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट में होते हैं। इसी पे ही चलो वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि चीफ प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट आ गया। ठीक है, ठीक है, इसके साथ एडिशनल चीफ प्रिसाइडिंग मजिस्ट्रेट भी है, ये दोनों लिखे हुए हैं। साथ में सेशन जज, सेशन जज तुम पढ़े ही हो अभी तक, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है, जहां जहां सेशन जज आ गया वो तो है। ठीक है, फिर उसका चीफ जज ऑफ एन स्मॉल कॉज कोर्ट, जिसमें भी डिस्ट्रिक्ट जज आए वो भी जो है इसमें लिखा हुआ है। तो जहां जहां पे डिस्ट्रिक्ट जज आए, जहां जहां पे सेशन जज आए, जहां जहां पे मजिस्ट्रेट आए, वो सब जो है डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन है। ठीक है, इसका आंसर क्या रखना है, ट्रिब्यूनल जज। ठीक है, इसका आंसर जरूर है। चलो अपन लोग यहाँ पहुंच गए। अब इसके बाद आता है मेरे पास नालसा। नालसा, ठीक है, नालसा, नालसा आर्टिकल हमेशा ध्यान रखो, आर्टिकल 29 39 ए, उसमें क्या कहा हुआ है कि फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू ऑल द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि नालसा किसके थ्रू आया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू। इसके थ्रू और भी चीजें आई थी, वो अभी बताऊंगा, लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत, ये भी आए हुए थे। ठीक है, इसकी एम क्या है, इसका फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन में कौन कौन से आते हैं, पहले तो एक तुम खुद वीकर सेक्शन बता दो कौन कौन से वीकर सेक्शन तुम्हें पता है। एक तो वुमेन्स हो गई, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, क्यों चाहे करोड़पति क्यों ना हो उनको अलाउड है।
SC STs हो गए, ST एंड STs हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है, और डिसेबल्ड पर्सन हो गया, डिसेबल्ड पर्सन हो गया, ठीक है, ये तो मुझे पता है कि वीकर सेक्शन होते हैं। तो इसी तरह ही मैं SC ST हो गए, वुमेन्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया, डिसेबल्ड पर्सन हो गया, 4 लोग तो हो ही गए। पर्सन इन द कस्टडी, ध्यान रखना, कस्टडी वाला, इंडस्ट्रियल वर्कर वाले और विक्टिम फॉर ट्रैफिकिंग वाले जो होते हैं उनको। अब इसके अलावा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, पर्सन जिसकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है वो आता है, और पर्सन ट्रांसजेंडर जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। एक नालसा एक एपेक्स बॉडी है, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट करती है इसको, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को, तालुका लेवल की थर्ड सर्विस अथॉरिटीज को, इनको कोऑर्डिनेट मतलब इनको कमांड वमांड देती है कि तुम लोग ऐसा करो वैसा करो वैसा करो वैसा करो, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखने की, CGI इज द हाईएस्ट रैंकिंग इंडिविजुअल, जिसको हम पेट्रोन इन चीफ भी कहते हैं ऑफ नालसा, ये ठीक है, ये ध्यान रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन 2013 में भी आया हुआ है कि जो नालसा है वो गाइडलाइंस इशू करता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स थ्रू द कंट्री, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे पास लोक अदालत, क्या क्या रखना है, नालसा के थ्रू ही आया था पहली बार, स्टैटिक पार्ट बता रहा हूँ, पहली बार कहाँ हुआ था, गुजरात में, नालसा के थ्रू आया हुआ था। नालसा के थ्रू ये कहा गया था कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट तालुक लीगल पे हम लोग को लीगल सर्विस अथॉरिटीज को इम्प्लीमेंट करना है, और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी हमें लीगल सर्विस अथॉरिटीज को इम्प्लीमेंट करना है। और मतलब कैसे ऑर्गेनाइज करना है लोक अदालत को, एट सच इंटरवल प्लेस एंड एरियाज इट इज, मतलब जैसे वो लोग सोचते हैं वैसे वो लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसा ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन एवरी लोक अदालत है, जितनी भी लोक अदालत है उनमें कंपलसरी है कि एक जुडिशियल ऑफिसर होना, ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वो सर्विंग भी हो सकता है या फिर रिटायर्ड हो, जुडिशियल ऑफिसर की बात हो रही है ना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही है ना, किसी और चीज की बात हो रही है, यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर की बात हो रही है। साथ ही साथ में एक लॉयर होना चाहिए और एक सोशल वर्कर भी होना चाहिए। सोशल वर्कर मतलब जनरली कोई भी नॉर्मल सोशल वर्कर हो गया, ठीक है। और जुरिस्डिक्शन कैसे कैसे लोक अदालत में आ सकता है, ठीक है, तुम्हें पता ही होगा कि मतलब कि कोई एक पर्सन, जैसे दोनों दोनों दो पर्सन है, ठीक है, जो जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, कोई एक पर्सन एग्री हो जाए या फिर दोनों के दोनों एग्री हो जाए, बोथ एग्री हो गए, या फिर कोई एक पार्टी जो है चली गई, या फिर कोर्ट खुद जो है सेटिस्फाइड हो जाए कि इसको लोक अदालत में ले जाओ, ये सब चीजें जो है पता मतलब कि हर केस में जनरली जो है लोक अदालत में जाया जा सकता है। एनी केस जो नहीं लाया जा सकता, ठीक है, बिफोर द कोर्ट, मतलब जैसे कि मतलब इसमें एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि लोक अदालत में प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स भी लाए जा सकते हैं, प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स भी लाए जाते हैं। प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, मतलब कि जो अभी तक कोर्ट में लेकर के भी नहीं गए हैं, ठीक है, उनको भी जो है लोक अदालत में लेकर के जाया जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये रखनी कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस लाइक मर्डर रेप एक्सेट्रा उनको जो है लोक अदालत में लेके नहीं जाया सकता। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं पता होना चाहिए तुमको, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं पता होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं पता होना चाहिए, और नॉन कॉग्निजेबल क्या होते हैं पता होना चाहिए, ये भी बताऊंगा, ठीक है। अब इसकी पावर ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना कि इसके जो वर्डिक्शन होंगे, जो ये इसने जो बोल दिया वो फाइनल बॉन्डिंग है, मतलब बाइंडिंग है, और इसके अपील में कोई भी नो अपील अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट में कोई भी अपील नहीं की जा सकती है, किसी भी हाई कोर्ट वाई कोर्ट में सोचो दोबारा कहीं जाना नहीं जाते, ठीक है। ऐसे ही परमानेंट लोक अदालत है, किसके थ्रू आया, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के थ्रू आया, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसका इसमें इसमें फीचर्स में देखो क्या है, एक चेयरमैन होता है और 2 अदर पर्सन होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। एक चेयरमैन जो होगा वहां पे कौन था, लीगल सर्विस अथॉरिटी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज होगा या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा, और हेल्ड जुडिशियल ऑफिस हायर इन रैंक देन द डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया या तो फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, या फिर कोई ऐसा जुडिशियल ऑफिस जिसकी रैंक जो है डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर हो, इन तीनों में से कोई एक इसका चेयरमैन बन सकता है। जुरिस्डिक्शन, एक तो पहली बात कि जुरिस्डिक्शन का फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, दूसरी बात है कि जुरिस्डिक्शन कौन कौन सा ले सकता है, ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है ना, पोस्टल टेलीग्राफ सप्लाई, ये सब जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आ सकता है, जुडिशरी ले सकता है। और साथ में पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन 1 करोड़ अप टू 1 करोड़, मैंने इसको 1 लाख समझ लिया था, गलत करे थे एक बार मैंने सब्जेक्ट टेस्ट में पूछा था, ठीक है, 1 करोड़ के आसपास होता है। नो जुरिस्डिक्शन इन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। और शुरुआत में ये लोग क्या कोशिश करते हैं कि भाई बिचौलिया हो जाए, कुछ आसपास में बातचीत हो जाए, नहीं तो फिर बाद में ये लोग मेरिट बेसिस पर, ऑन मेरिट बेसिस बाय मेजोरिटी, इसके थ्रू ये लोग डिसीजन लेते हैं और डिसीजन इनका फाइनल और बाइंडिंग होता है, ठीक है।
ये चीज पता होनी चाहिए, पता हो गई। अब इसके बाद हमें दो चार तो चीज याद रखनी है। एक होता है फैमिली कोर्ट, एक होता है ग्राम न्यायालय, और एक होता है कॉमर्शियल कोर्ट। ठीक है, फैमिली कोर्ट क्या होता है? फैमिली कोर्ट एक्ट 1987 1984 के थ्रू आया था। इसने ये बोला हुआ था, अब इन तीनों में क्या होता है, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है ना। अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक कौन बना था इनको, उसके अंदर मतलब कंपलसरी था बनाना, ठीक है, जो भी था। अब इनको स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। जैसे फैमिली कोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट बनाए इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। और अपील, अब इन सबके लिए अपील की जा सकती है, ठीक है। अपील अगेंस्ट जजमेंट इन हाई कोर्ट में की जा सकती है, कंपलसरी है, ध्यान रखना ये कंपलसरी है। फैमिली कोर्ट बनाना कंपलसरी है ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, टू सेट अप अ फाइनल फैमिली कोर्ट इन एवरी सिटी जहां पे 1 मिलियन से ऊपर पॉपुलेशन है, वहां पे जो है फैमिली कोर्ट्स बनाना कंपलसरी है स्टेट्स को। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय जो है किस एक्ट के, ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 के थ्रू आया था। established by state government in consultation with the high court। ये पॉइंट ध्यान रखना है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू एस्टेब्लिश ग्राम न्यायालय। क्यों 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 बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ। अब क्या होता है कि ग्राम न्यायालय में होता क्या है, ठीक है, ये जो है बेसिकली एक इंटरमीडिएट लेवल पे, देखो ये देखो हमेशा ध्यान, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एवरी पंचायत, यहाँ पे हमेशा ग्राम न्यायालय को बनाया जाता है। इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एवरी पंचायत, ठीक है, या फिर कुछ पंचायत को मिला करके एक ग्राम न्यायालय बनाया जाएगा। ग्राम न्यायालय को हम लोग जो है मोबाइल कोर्ट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये घर घर जा करके, हर घर जा करके ये जो है न्यायालय प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंटरमीडिएट लेवल जरूर ध्यान रखना। अब क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसको बोलते हैं न्याय अधिकारी। और न्याय अधिकारी मतलब इस लेवल का होता है ना कि उसकी जुडिशियल ऑफिशियल मतलब उसकी सैलरी जो होती है ना वो सेम होती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बराबर होती है। इस लेवल का अधिकारी होता है न्याय अधिकारी, ठीक है, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और न्याय अधिकारी कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, अब देखो इतने सारे कोड्स हैं तो ये बेसिकली ये मैंडेटरी नहीं होता गवर्नमेंट के ऊपर कि तुम्हें जो है ग्राम न्यायालय बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, आप एक जुरिस्डिक्शन इसकी बात करते हैं, इसके जुरिस्डिक्शन में क्या क्या है कि इसमें ये कहता है कि दोनों सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस दोनों में जुरिस्डिक्शन दे सकता है। और ये सिर्फ उन्हीं उन्हीं केसेस में ही जुरिस्डिक्शन दे सकता है, सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस में, जो लिखे हुए हैं इसे खुद के एक्ट के फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल में। इसका खुद का एक एक्ट है, जैसे कि बोला ग्राम न्यायालय एक्ट जो है ना, ग्राम न्यायालय एक्ट है, इसमें जो है फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल है। ठीक है ना, उस पे कुछ कुछ कंडीशन देखिए, ये ऐसे ऐसे क्रिमिनल केसेस ऐसे ऐसे सिविल केसेस पे ही बस ये जो है जुरिस्डिक्शन दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो है रूल ऑफ एविडेंस जो है मतलब फॉलो, मतलब जो नॉर्मल रूल्स होते हैं वो फॉलो नहीं होते हैं, इंस्टेड यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है। मतलब फ्लेक्सिबल प्रोसेस जो है वो जो है फॉलो होता है। और इसमें जो है एक एक टर्म है, एक बोलते हैं उसको प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग में क्या होता है कि मतलब जैसे कि मान लो एक पर्सन है, वो कन्विक्ट कर ले, जैसे प्ली बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ डिफेंडर मतलब डिफेंडेंट in a criminal case agrees to plead guilty in exchange of some concession from the prosecutor or the court। मतलब कि पर्सन जो है वो कबूल कर ले कि हाँ मैंने ये सजा किया, मैंने ये पाप किया हुआ है, मैंने ये खून किया हुआ है, या फिर खून तो आ ही नहीं सकता, खून आएगा इसमें, इसमें तो ऐसे कोई कंडीशन तो है नहीं है। मतलब जो जो इसमें लिखा होगा फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल में, ठीक है, क्रिमिनल केसेस कौन कौन से वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर इसने बोल दिया कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा करो, तुम लोग मुझे माफ कर दो, मतलब मेरी सजा भी कम कर दो, तो उसको हम लोग प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। ठीक है, अपील अगेंस्ट इट, इसकी जजमेंट की अपील कहाँ की जाती है? सिविल केसेस के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्रिमिनल केसेस के लिए सेशन कोर्ट में। एक बात ध्यान रखनी है कि 6 महीने के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स को इनको रिजॉल्व करना होगा। अब आता है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल कोर्ट, जो अभी रिसेंटली 2015 में अभी लक्ष्मीकांत पे नया भी ऐड हुआ है। ठीक है ना, इसके बहुत चांसेस आने के। कॉमर्शियल कोर्ट क्या होता है? बेसिकली एक कॉमर्शियल एक्ट 2015 के थ्रू कॉमर्शियल कोर्ट्स लाए गए थे। इसके थ्रू क्या कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट को एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, अभी तक ऊपर क्या चला था कि हाई कोर्ट की मदद के थ्रू जो है स्टेब्लिश करना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे कोई हाई कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
एक कॉमर्शियल कोर्ट्स बनाने चाहिए, ठीक है। और उसके अगेंस्ट अपील अगर करनी है तो अब कॉमर्शियल अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी स्टेट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही, ठीक है ना। पहले इसने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉमर्शियल कोर्ट बनाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि अगर तुम्हें उसके ऊपर अगेंस्ट उसके ऊपर भी अपील करनी है तो एक एपलेट जुरिस्डिक्शन, कॉमर्शियल एपलेट जुरिस्डिक्शन भी होगा, उसको भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही, ठीक है। ऐसे ही इसके अलावा बोला है कि इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि 5 जो है हमारे पास ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनके पास ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है। कौन कौन से? दिल्ली हो गया, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये तो तुम पता ही होगे। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, फिर एक जो है हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखना। अब इन केसेस में क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस होता है, इनका जो चीफ जस्टिस होगा ना, उसको जो है एक कॉमर्शियल डिवीजन बनाना पड़ेगा अपने यहाँ, ठीक है। वहां पे जो है सुनवाई होगी, और अगर उसके ऊपर उसके अगेंस्ट पे अपील करनी है तो उसको एक कॉमर्शियल एपलेट डिवीजन भी वहीं बनवाना पड़ेगा, ठीक है। चीफ जस्टिस ही वही उसी का ही चीफ जस्टिस बनवाएगा, ठीक है। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स नॉट मोर देन 3 लाख। जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट की वैल्यू है वो 3 लाख से ऊपर नहीं होगी। मैं इसी को ही वहां पे समझ लेता 1 करोड़ के ऊपर, ठीक है। यही यही चीजें थी। अब आता है मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है। अरेस्ट क्या होता है? मैंने तुझे पकड़ लिया, टाटा। कस्टडी क्या होता है? कि मैंने तुझे पकड़ के बेल लिया। ठीक है। यहाँ पे एक लिखने में कि अरेस्ट कस्टडी होगी, मतलब आफ्टर एवरी अरेस्ट कस्टडी जरूर होगी, पर हर कस्टडी अरेस्ट नहीं होती, ठीक है। एक लाइन थी, पता होना चाहिए तुमको। अब आता है पुलिस कस्टडी कैसे होती है, ठीक है। एक ऑफेंस हुआ, पर्सन पुलिस स्टेशन गया, फिर उसके बाद अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। अच्छा, ये क्या होते हैं? लेट्स गो, समझते हैं क्या होते हैं, ठीक है। मतलब मानते हैं कि सीरियस, कोई बहुत सीरियस ऑफेंस हुआ था, सीरियस ऑफेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। और जो लेस सीरियस होते हैं उनको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल और बेलेबल, ठीक है। ध्यान रखना, कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ये ध्यान रखना, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे कि मान ले कि मैंने मर्डर कर दिया, किसी किसी का रेप कर दिया, या फिर किसी को ट्रैफिकिंग वैफिंग ले गया, ये सब जो है बहुत सीरियस ऑफेंसेस हो गए। नॉन कॉग्निजेबल क्या हो गया? छोटे मोटे चीजें हैं कि जैसे कि मैंने मान लो साहू की मैंने गाड़ मार दी, या फिर मैंने मतलब कुछ भी कर दिया, कुछ भी, तो वो चीजें हो गई। कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बेलेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल, इसको एक बात बताता हूँ, ठीक है। चलते हैं, कहाँ गया। अब क्या हुआ कि लेट सपोज कि कोग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब कि बहुत सीरियस हीनियस क्राइम है। तो उस केस में क्या होगा कि पुलिस जो है डायरेक्टली जाएगी, उसको पकड़ेगी और उसको अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट से एक वारंट लेना होगा, ठीक है। उसी को ही हम लोग बोलते हैं परमिशन, ठीक है। वारंट लेना होगा, फिर जाकर के वो उस पर्सन के पास जाएगी, तब कहीं जाके उसको अरेस्ट करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं ना कि पहले वारंट दिखाओ। फिर इसके बाद पुलिस जो है उसको अपने कस्टडी में रखेगी, 24 घंटे तक पुलिस अपने पास रखेगी। पुलिस के जेल में ही बंद करके पुलिस इंटेरोगेट करती है। पुलिस को 24 घंटे मिलते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर इंटेरोगेशन नहीं कंप्लीट हो पाई तो पुलिस को उस पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लाना होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जब लाया गया तो उसके पास 3 केसेस हैं कि वो रिलीज कर सकता है उसको बेल पे, दूसरा है कि वो जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है? जुडिशियल कस्टडी में ये होता है कि उस पर्सन को जेल भेज दिया जाएगा, ठीक है। पुलिस कस्टडी में नहीं, पुलिस कस्टडी में उसको वापस पुलिस स्टेशन भेज देगा, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में उसको जेल भेज दिया जाएगा। जो पुलिस ऑफिस इंचार्ज होगा, जो मतलब मान लो अब यहाँ पे जो पुलिस ऑफिस इंचार्ज होगा ना, उसको अब परमिशन नहीं है कि वो उससे इंटेरोगेशन करे, ठीक है। इंटेरोगेशन करे, वो अब उसको ये परमिशन नहीं है, बल्कि वो मजिस्ट्रेट की मदद से, मतलब अगर वो कोर्ट की परमिशन ले ले तो उससे वो इंटेरोगेट करने आ सकता है, लेकिन अभी परमिशन, अब उसको नॉर्मल परमिशन नहीं होती, ठीक है। पर वो कर सकता है। अभी क्वेश्चन आया हुआ था ना कि ये आया हुआ था कि जब वो जुडिशियल कस्टडी में होगा तो जो पुलिस ऑफिसर है वो इंटेरोगेट तभी कर सकता है जब वो कोर्ट की परमिशन लेकर के आए, ठीक है। और साथ में ध्यान रखा कि वो 90 दिन तक के लिए या फिर 60 दिन तक के लिए उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। अगर इन दिनों के अंदर उस उन्होंने पुलिस वालों ने चार्जशीट फाइल कर दी तो ठीक, अगर नहीं कर पाए तो इसको डिफॉल्ट बेल मिलती है। डिफॉल्ट बेल, ध्यान रखना, डिफॉल्ट बेल। और ये चार्जशीट है, ये किस लिए मैंडेटरी होती है? फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही चार्जशीट मैंडेटरी होती है, ठीक है। अब फिर दूसरा केस क्या बनता है? पुलिस कस्टडी। अब पुलिस कस्टडी में क्या होता है कि ये पुलिस वापस पुलिस
पुलिस को भेज देंगे, जाओ अपने पास रखो। अब ये 15 दिन के लिए ही मैक्सिमम इसको पास रख सकते हैं। 15 दिन के अंदर अगर तुमने कार्रवाई कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आफ्टर मजिस्ट्रेट ऑर्डर पुलिस कस्टडी में पर्सन्स को 15 दिन तक ही रखा जा सकता है, नहीं तो फिर इसको बाय डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। ठीक है। अब बेल क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए। बेल क्या होता है? टेम्परेरी रिलीज होता है। टाइप्स ऑफ बेल कितनी होती है? एंटीसिपेटरी बेल हो गई और इंटरिम बेल हो गई। एंटीसिपेटरी बेल होती है कि प्रोटेक्शन बिफोर अरेस्ट। ठीक है। दैट इज व्हेन, जब मुझे पता चल जाए कि वो जो अरेस्ट होने वाला है मेरे को, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वो पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल वो है अप्लाई करता है। कहाँ पे? सुप्रीम सेशन कोर्ट्स में या फिर हाई कोर्ट्स में अप्लाई कर देगा उसको। वही बस दे सकते हैं, सेशन कोर्ट्स या फिर हाई कोर्ट्स ही बस इसको एंटीसिपेटरी बेल दे सकते हैं। अच्छा, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? नाम से पता चलता है कि भाई इसमें बेल नहीं मिलने वाली, लेकिन दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस हमेशा वही होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल सकती है लेकिन ये ऑटोमेटिक राइट नहीं होता है। कैसे? देखो बताओ। जैसे कि मतलब मान लो नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या हो? कोई सीरियस क्राइम किया हो। बेलेबल ऑफेंस क्या हो गया कि अगर मतलब कौन दे सकता है? पुलिस मजिस्ट्रेट दे सकता है बेलेबल ऑफेंस। बेल कौन देता है? मजिस्ट्रेट देता है। अब इस बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि ये हमारा अधिकार है, मस्ट बी ग्रांटेड। बेल बेल देनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि लीगल प्रोविजन फॉर बेल्स में हमें अधिकार मिला हुआ है कि हमें बेल मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक, यहाँ पे अधिकार नहीं होती, यहाँ पे ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि उसको ग्रांट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो वही यहाँ पे बोला हुआ कि अगर मान लो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो मतलब क्या होगा? कोर्ट की डिस्क्रिशन हो क्या कि उसको ऑफेंस कि उसको बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में देखते हैं। इंटरिम बेल क्या होता है? टेम्परेरी बेल जो है दी जाती है अंटिल फाइनल हियरिंग। जब तक फाइनल हियरिंग नहीं हो रही है, ठीक है, हियरिंग फाइनल हियरिंग नहीं हो रही है, उससे पहले जो है टेम्परेरी बेल जो है उसको दी जाती है, उसको हम लोग इंटरिम बेल बोलते हैं। ठीक है, ऑफर रेगुलर ग्रांटेड बाय मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट, ये दोनों सेम ही चीज हो गया ना, हाई कोर्ट हो गया तो फिर मजिस्ट्रेट हो गया। और डिफॉल्ट बेल ये तो अभी पढ़ा लिया मैंने। मेडिकल बेल मेडिकल ग्राउंड पे, लाइक मतलब जैसे कि मान लो किसी कुछ हो गया किसी को नहीं हो गया तो इस चीज पे लेकर के जो बेल मिलती है वो भी कोर्ट ही देता है। ठीक है, ये हो गई मेडिकल बेल, ये सब कुछ हो गया। एक लास्ट में एक और टॉपिक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है। और जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर एलिजिबल फॉर री, मतलब कि उनको जो है दोबारा, अभी हमारे इस केस में क्या होता है कि दोबारा नहीं डाल सकते हैं। दोबारा जो है वो दोबारा जो है जुरिडिक्शन पे नहीं आ सकते ना, मतलब पढ़े हो गया यार, अब बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, लेकिन इस केस में जो है दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखिए, जजेस ऑफ द आईसीजेड आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रिस्पेक्टिव नेशनल गवर्नमेंट, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट भी होता है। अब इनके कॉम्पोजिशन की मैं बात करूं तो 15 जजेस होते हैं आईसीजेड में। ठीक है, 1/3 इसके जो है इलेक्ट होते हैं हर 3 साल में। जजेस आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। जजेस आर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस बता दिया मैंने कि अरेस्ट विदाउट वारंट, स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट वारंट, नीड वारंट। इसमें नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है? वारंट की जरूरत होती है। कंपाउंडेबल कैन नॉट, केस कैन नॉट टेकन बैक, नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी रीच्ड। नॉन कंपाउंडेबल में क्या होता है कि केस जो है उसको वापस नहीं लिया जा सकता। Case cannot be taken back. No compromise can be reached. It was the state who fought against a victim even if FIR is taken back. अगर तुमने FIR वापस भी ले ली तो ये ऐसा माना था कि स्टेट जो है वो विक्टिम के अगेंस्ट लड़ रहा है, कि ये समाज को लेकर के एक तुमने आरोप किया, मतलब एक तुमने गलत काम किया हुआ है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो FIR होती है वो हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए मैंडेटरी होती है, for the police to register FIR regardless of whether complaint is orally or written format। वो मैंडेटरी होती है किसके लिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जरूरी भी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है FIR। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भूल चुका हूं मैं, मतलब मैंने क्वेश्चन गलत किया था। FIR यूजुअली मेंशन द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस, details of the basis facts of offenses including description of the event. It is signed by the complainants and the complainant has a legal right to receive a free copy of an FIR। उसके पास पूरा अधिकार है कि वो फ्री कॉपी ऑफ एन FIR को ले सकता है वो।
फिर एक मेरे पास कुछ टर्म्स है, जैसे कि डिजिटल एफआईआर क्या होती है, ई एफआईआर क्या होती है, जीरो एफआईआर क्या होती है। जीरो एफआईआर का मतलब समझते हो क्या होता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है। लेट सपोज मैं कहीं से यहाँ से लेकर के मैं कहीं गया हूँ, लेट सपोज मैं मुंबई गया हूँ, वहां पे मेरे साथ कुछ हुआ, तो मैं वहां भी डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, मान लो आपके साथ कोई अपराध हुआ लेकिन आप जिस जगह पर हैं वो उस घटना का क्षेत्र नहीं है। ये पता है यार जीरो एफआईआर क्या होता है, एक बस एडिशनल चीज है, क्योंकि एफआईआर ये जीरो नंबर से शुरू होती है, इसी कारण इसको जीरो एफआईआर का नाम दिया गया है। बाद में इसे उस पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है जहां घटना वास्तव में हुई थी, वहां जाकर रेगुलर एफआईआर नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, और बीएनएस में ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है। और अभी तक ये जो है नॉट अ लीगल कैटेगरी, अभी तक इसको नहीं मिला हुआ। डिजिटल एफआईआर में ये मत सोचना कि डिजिटल एफआईआर हो रहा है। डिजिटल एफआईआर एक एक बस इतना समझ लो कि वो रिकॉर्ड रखने का एक पुलिस स्टेशन में जो रिकॉर्ड्स हैं, एफआईआर जो रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटल तरीके से रखने को हम डिजिटल एफआईआर बोलते हैं। ई एफआईआर क्या होता है, वो होता है कि तुमने ऑनलाइन कोई एफआईआर की हुई है, उसको हम लोग ई एफआईआर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आई है क्यूरेटिव पिटिशन, एक जो है एक टर्म्स है मिसलिनियस। मान लो कि एक क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है। अ क्यूरेटिव पिटिशन कैन बी फाइल्ड ओनली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस अ रिव्यू पिटिशन अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट। अब जैसे कि मान लो कि लेट सपोज ये फाइनल जजमेंट है, ठीक है, फाइनल जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब इसके बाद हम लोग रिव्यू पिटिशन होता है, रिव्यू पिटिशन होता है। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग पास तरीका होता है, वो होता है क्यूरेटिव पिटिशन का, क्यूरेटिव पिटिशन का। तो इसी कारण ये जो है स्टेटमेंट ठीक है। द पावर ऑफ एन jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर रिगार्डिंग हियरिंग ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन इज इनहेरेंट इन आर्टिकल 129 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। इसी कारण दोनों दोनों स्टेटमेंट सही। द कोर्ट हेल्ड दैट, देखिए क्या लिखा हुआ, दैट द क्यूरेटिव पिटिशन कैन बी फाइल्ड ओनली आफ्टर review petition has been heard and rejected against the court's final judgment। और ये किस केस के थ्रू लाया गया था क्यूट पिटिशन, रूपा अशोक वर्सेस, इससे थ्रू लाया गया था अशोक हुर्रा, इनके केस थ्रू लाया गया था। इसमें इन लोग को लग रहा था कि भैया अभी हमको रिव्यू पिटिशन में भी हम लोग को सही जस्टिस नहीं मिला, तो लास्ट में जो है क्यूरेटिव पिटिशन का भी कॉन्सेप्ट लाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट में भी इनको सपोर्ट नहीं मिला था। ठीक है, ये चीजें हो गई, ये हो गया मिसलेनियस टॉपिक हो गया मेरे पास। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन जो हमारा ये जुडिशरी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, शुरुआत के 3 पॉइंट्स मेरे को याद रखने होते हैं, कौन कौन से होते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू लाया गया था सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट एडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। पहली बार 28 जनवरी 1950 को हमारे पास सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ था। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हमारे पास ध्यान रखना 124 से लेकर के 147 तक है। ठीक है, 147 तक है, पार्ट वार्ट तुम्हें पता ही है। फिर 124 में ही 124 से शुरू हो जाता है कौन सा, एक आर्टिकल 124 में है। ठीक है, वो कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे, जजेस को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, किसके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बता रहा है, पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, पार्लियामेंट पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जुडिशियल, ये तो लिखा हुआ 214 में वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहीं पे बता रहा हूँ, 2 पॉइंट्स है ना जो एक्स्ट्रा में याद थे। 138 एक में लिखा हुआ है कि इट गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू enlarge the jurisdiction of supreme court with respect to any matter of the union list। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को इंक्रीज कर सकता है ऑन एनी मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब वहीं पे सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द एनी अदर मैटर्स, इसमें कि मान लो कि स्टेट लिस्ट हो गया या फिर कॉन्क्रेट लिस्ट हो गया, वो तभी इनलाज किया जाता है स्पेशल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट और क्या लिखा हुआ, जो स्टेट है उसकी परमिशन और गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही जो है इनलाज किया जा सकता है। ठीक है, कंपोजिशन 34 है, एक सीजीआई है, 33 जजेस हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। सीजीआई कैसे होता है अपॉइंटमेंट, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कि आफ्टर कंसल्टेशन विद अ स्पेशल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। ठीक है, जजेस का कैसे होता है, जजेस का होता है आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई
और सीजीआई जो है किससे कंसल्ट करता है, कोलिजियम ऑफ फोर सीनियर मोस्ट जजेस, फोर सीनियर मोस्ट जजेस से कोलिजियम से सीजीआई कंसल्ट करता है। और अगर इन देखो सीजीआई हो गया, सीजीआई हो गया और फोर सीनियर मोस्ट जजेस हो गए, अगर इन फोर सीनियर में जो किसी ने दो ने भी डिनाई कर दिया तो फिर जो है सीजीआई जो है उस जज का रिकमेंडेशन नहीं देगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। फिर आता है मेरे पास फर्स्ट कोर्ट, फर्स्ट जज केस आता है, जिसमें यह था कि जो सीजीआई है जो उसने रिकमेंड किया हुआ है वो कंपलसरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। ऐसे कुछ था, शायद कंपलसरी था या फिर कंपलसरी नहीं था। सेकेंड जज में केस में क्या हुआ कि सीजीआई को अपने मन से रिकमेंडेशन नहीं देना है, उसको एक कोलिजियम बनाना पड़ेगा, तो वो दो जजेस का, दो सीनियर मोस्ट जजेस का कोलिजियम होगा, वो जो रिकमेंड करेगा वही जो है सीजीआई प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा। तीसरे जज केस में क्या हुआ, यही दो दो सीनियर मोस्ट जज थे, इसको अब फोर्थ सीनियर मोस्ट जज में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। अब आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, फिर तुम्हें पता होना चाहिए 5-10 और डिस्टिंगस जूरिस्ट। 5 साल का वो एडवोकेट होना चाहिए, वो जजेस होना चाहिए, 10 साल तक उसने एडवोकेट होना चाहिए। और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट क्या होता है, प्रेसिडेंट के अनुसार होता है डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, ठीक है। ये हो गया। ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है, गवर्नर दिलवाता है इन हाई कोर्ट। गवर्नर का सिर्फ एक ही काम होता है हाई कोर्ट केस में, वो होता है कि उसको ओथ दिलवाता है, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कार्ड चार्ज होता है। फिर इसके टेन्योर की बात आती है। टेन्योर में क्या होता है कि वो कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है, सॉरी, उसमें यह कि 65 साल तक उसका काम कर सकता है, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकता है, ये सब के सब लिखे हुए हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। प्रेसिडेंट को दे सकता है और रिमूवल हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। रिकमेंडेशन के कैसे क्या होता है रिमूवल, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि दो ही केसेस में, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी है, ठीक है, मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के ही द्वारा उसको जो है निकाला जाता है। जज इंक्वायरी एक्ट में आया लिखा था। और लोकसभा में 100 लोग, राज्यसभा में 50, उसके बाद आगे बढ़ेगा, स्पीकर ने रिफ्यूज कर दिया तो कहानी खत्म, एक्सेप्ट कर लिया तो 3 मेंबर से कमेटी बनती है, सीजीआई, जज ऑफ द और या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसको सीजीआई ने चूज किया होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। डिस्टिंग्विश जूरिस्ट प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। फिर अगर उन्होंने डिनाई कर दिया तो काम खत्म, अगर उन्होंने अप्लाई किया तो फिर उस हाउस में स्पेशल मेजोरिटी, ये जो स्पेशल मेजोरिटी होती है इसमें ध्यान रखना, इसमें 50% वाला नहीं केस होता है। अरे मैंने यही सोच के मैंने क्वेश्चन में गलत किया हुआ था, 50% वाला स्टेट वाला की रिकमेंडेशन का केस नहीं होता है। अगर उन्होंने पास कर दिया तो फिर बात बल्ले बल्ले है। और ये भी ध्यान रखना कि जो ये मोशन ऑफ थैंक्स है ना, ये मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस डज नॉट लैप्स, अगर लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई तो वो लैप्स नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये भी जो है दिया हुआ है, एक कौन कौन चीज दी हुई है, देखो ये तो दी है मिसलेनियस और इनकैपेसिटी, और सेम सेशन में ही मतलब लैप्स नहीं होता है, ये भी चीज लिखा हुआ है, ठीक है, सेम सेशन में। शू। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कुछ पावर है किसके पास, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट करने के लिए कुछ पावर्स हैं। चार्ट तो ऑलरेडी पता होना चाहिए कैसे अपॉइंट होता है, कैसे हटाया जाता है उसको, ठीक है। और उसको किससे पैसा मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, और जब इमरजेंसी लगी तभी उसका जो है पैसा, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तभी उसको पैसा काटा जा सकता है। कुछ और चीजें याद रखना कि उसका कंडक्ट जो है कभी भी किसी कहीं जो डिस्कस नहीं किया जाता। रिटायरमेंट होने के बाद वो कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन दो आर्टिकल 220 में हाई कोर्ट के पास पावर होती है, हाई कोर्ट जजेस वाले जजेस जो होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी और हाई कोर्ट्स में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर पावर टू पनिश इट्स कंटेंट ऑफ कोर्ट, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, ध्यान रखना, ठीक है ना, अपने स्टाफ को अपॉइंट कर सकता है। एक क्वेश्चन था इसमें दिया हुआ था, क्या था उसमें कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास पावर, वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं, ठीक है ना, उनके पास पावर है कि वो जो है अपॉइंट कर सकते हैं किसको, दियर स्टाफ को, और जो है एंड जो उनके जो चार्जेस होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कटेंगे। तो ये चीज तो सिर्फ सही है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट केस में जो इसके चार्जेस होते हैं वो किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कटता है, ठीक है। यही पे ही ये क्वेश्चन गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीजीआई के द्वारा अपॉइंट होता है।
ठीक है। इस हाँ, जुरिस्डिक्शन कंटिन्यू नहीं कर सकते, सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। हाँ, ये ध्यान रखना कि जैसे कि मान लो कि अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कुछ भी मिलता है, पैसा वैसा जो भी मिलता है, वो सब उस किस में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 146 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज अलाउंस एंड पेंशंस पेबल to or respect to the officer servant of the court shall be charged upon the consolidated fund of an India, and fees or other monies taken by the court shall form the part of the fund of the consolidated fund of an India। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ टर्म्स याद रखना है। ध्यान ये रखना है कि रिटायर्ड और एडहॉक जजेस, तो पता है ये कौन कौन होते हैं। ठीक है, रिटायर्ड और एडहॉक जजेस जो है, और प्लस में जो सीट होती है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, वो डिसाइड कौन करता है, सीजीआई। ठीक है, प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट के द्वारा ही। ये चीज बस ध्यान रखना है, रिटायर्ड, एडहॉक और सीट। और ध्यान रखना कि एडहॉक जज जो होगा ना, वो हमेशा जो है वो हाई कोर्ट का जज होगा, कभी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जज नहीं हो सकता। ये याद हो गया। फिर हाई कोर्ट के केस में मेरे को याद आता है, फिर इसके इनके पावर एंड फंक्शंस पढ़ लें क्या पहले। चलो ठीक, पहले हाई कोर्ट देख लेते हैं। हाई कोर्ट के केस में क्या आता है कि इसके दो पॉइंट्स हैं। कौन सा है कि 1862 में पहली बार अंडर द प्रोविजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ 1861 थ्री हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। अब इनके नाम अभी भी चेंज नहीं किए गए, यही यही रखे गए हैं। ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि इस स्टेट के पास, हर एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होगा। फिर सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है कहा गया कि ठीक है, अच्छा एक किसी दो स्टेट्स के पास भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, किसी मतलब समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। और मतलब उसने कहा था कि सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट को ऑथराइज कर दिया था कि किसी एक दो हाई कोर्ट्स को मर्ज कर, किसी एक दो स्टेट्स को भी सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। फिलहाल हमारे इंडिया पे अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं। तीन हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका जुरिस्डिक्शन एक या एक से ज्यादा है स्टेट्स पे है। वो है BGP, पहले बीजेपी था लेकिन BGP। बी से मेरे पास क्या हो गया, बॉम्बे। बॉम्बे में कौन कौन से, महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप। और जी से मेरे पास वो गुवाहाटी। गुवाहाटी में अमन आ गया। अमन में आसाम हो गया। मणिपुर बस मत लिख लेना, एम से मतलब मणिपुर मत समझ लेना, बस हो गया आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। पी से पंजाब, ये तो तुम्हें पता ही है। और दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट तुम्हें पता ही है, मतलब जितने भी यूटीज हैं, अमॉन्ग ऑल द 8 यूटीज दिल्ली अलोन हैव अ हाई कोर्ट। वो भी तो हो गया। जम्मू एंड कश्मीर भी तो हो गया। ठीक है। केरला हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट में लक्षण उसका है, लक्षद्वीप का भी है। कलकत्ता हाई कोर्ट में अंडमान निकोबार का भी है। ठीक है, ये चीज तुम्हें पता ही है। फिर हम लोग चलते हैं सीधे वही आर्टिकल, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, टेन्योर एंड स्पेशल प्रोविजन, पावर एंड फंक्शंस। आर्टिकल्स कहाँ से हो गया, 214, 214 से लेकर के 231। 231 मतलब कि बस समझ लो कैसे होता है। पार्ट 6 में हो गया कंपोजिशन। ध्यान रखो, प्रेसिडेंट ही है, प्रेसिडेंट ही है, उसको एक सीजीआई तो होगा ही होगा। ठीक है। प्रेसिडेंट डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड ऑफ दैट हाई कोर्ट कि वहां पे कितने जजेस होंगे। ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट दोनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। मैंने क्या तेरे को बोला था कि सिर्फ एक ही काम है जो गवर्नर करता है, वो है ओथ। ओथ, सिर्फ ओथ ही बस दिलवाता है गवर्नर, उसके अलावा प्रेसिडेंट सब काम करता है। ठीक है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जो है अपॉइंटमेंट करता है। अब यहाँ पे ये चीज, ये तीन चीज आती है, चीफ जस्टिस का, जजेस का और ट्रांसफर का। ठीक है। ये तीन चीज मुझे याद रखनी है। चीफ जस्टिस के लिए क्या होता है कि किसके थ्रू कंसल्ट करके बनाया जाता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें रहता है। और गवर्नर एंड गवर्नर्स ऑफ दैट, मतलब कि गवर्नर जो है उस स्टेट का गवर्नर कौन होगा, या फिर अगर मान लो कि दो स्टेट्स है तो उन दोनों गवर्नर्स को भी कंसल्ट किया जाएगा। और जजेस को कैसे कंसल्ट किया, जजेस जो है आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। फिर ये जो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट है वो कंसल्ट किससे करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एक कोलिजियम होगा, उससे कंसल्ट करेगा जिसमें जो है दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। उस कोलिजियम में दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो सब में है, सीजीआई तो सब में इन्वॉल्व है। ठीक है। मैं जाता हूँ कि ट्रांसफर केस, ट्रांसफर वाले केस में क्या होता है, ट्रांसफर केस में क्या होता है, वही प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है। ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई। अब यहाँ पे कोई ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं आएगा ना। और सीजीआई जो है इसमें कंसल्ट किससे करता है, वो कोलिजियम से कंसल्ट करता है। ऐसा कोलिजियम जिसमें चार सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं
और चीफ जस्टिस ऑफ टू हाई कोर्ट, जहां से जहां तक ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें कितना आता है, 10 साल तक की बस बात होती है। सिटीजन होना चाहिए, हेड जुडिशियल ऑफिस, हेड जुडिशियल ऑफिस, ठीक है, जुडिशियल ऑफिस उसके पास होना चाहिए 10 साल तक के लिए। और ही शुड हैव बीन एन, ये तो फिर एडवोकेट होना चाहिए 10 साल तक के लिए। ओथ कौन दिलवाता है, गवर्नर, मैंने बता दिया पहले। सैलरी एंड अलाउंस जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स करता है, और अगर पेंशन हो गया तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करता है। ठीक है, टेन्योर क्या हो गया, फिक्स टेन्योर, बट मतलब फिक्स टेन्योर ये होता है 65 साल तक की उम्र होती है, बस इतना ध्यान रखना, 65 नहीं होती, 65 साल होती है, ताकि 3 साल तक जो बचे कुछ हैं वो सब है सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को, रिमूवल सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जैसे तरह होता है। ट्रांसफर ऑलरेडी था रखा हूं मैं। स्पेशल प्रोविजंस, पावर फंक्शंस, स्पेशल इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना इसमें कोई भी एडहॉक जजेस नहीं होता, एडहॉक जजेस नहीं होता। ठीक है, ऐसे एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गया, एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। रिटायर्ड, रिटायर्ड जज बस होता है जिसको अपॉइंट करता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट, आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर एक्टिंग जज इसमें होता है और एडिशनल जज होता है। ध्यान रखना जो एडिशनल जज होता है ना, ये जो है 2 साल से ऊपर तक का नहीं होना चाहिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, नॉट मोर देन 2 इयर्स। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आते हैं पावर एंड फंक्शंस में सुप्रीम कोर्ट के, जैसे कि ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करें। अब यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होता है, एक्सक्लूसिव जुडिक्शन क्या होता है। ओरिजिनल मतलब क्या होता है कि फर्स्ट स्टैंड में तुम सुप्रीम कोर्ट सीधे जाते हो। एक्सक्लूसिव मतलब कि तुम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हो और कहीं तुम जा ही नहीं सकते हो। तो जो हमारे पास ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुडिक्शन वो यही है कि सेंटर वर्सेस स्टेट, और टू और मोर स्टेट्स के बीच में जब लड़ाई हो जाए, सेंटर स्टेट मतलब वो तो पता है, स्टेट 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 के बीच में लड़ाई होती है वही सब होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज पे डिस्प्यूट, ये देखो ये वाला पॉइंट, डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। एक क्वेश्चन था एसएफजी का,